अध्याय 32। अंगीठी में। मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। मैं वहां नहीं जाना चाहता। हैरी ये बातें बड़बड़ाता जा रहा था और प्रोफेसर टॉफ्टी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। प्रोफेसर टॉफ्टी हैरी को प्रवेश हॉल में ले जाते समय उसे चिंतित होकर देख रहे थे और चारों तरफ के विद्यार्थी उन दोनों को घूर रहे थे। हैरी अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए बुदबुदाया। मैं मैं ठीक हूँ सर। दरअसल मुझे नींद आ गई थी। बुरा सपना देखा था। परीक्षा का तनाव। बूढ़े जादूगर ने सहानुभूति से हैरी का कंधा थपथपाते हुए कहा। होता है बेटा, होता है। अब जाकर ठंडा पानी पी लो और दोबारा बड़े हॉल में चलकर लिखने लगो। समय खत्म होने वाला है, लेकिन तुम शायद अपना आखिरी जवाब पूरा कर सकते हो। हैरी बोला। मेरा मतलब है नहीं। मैंने लिख लिया है। मुझे लगता है कि मैं जितना लिख सकता था उतना मैंने लिख लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बूढ़े जादूगर ने धीरे से कहा। मैं तुम्हारा चंपत्र जमा कर लेता हूँ। मेरी सलाह मानो तो जाकर सो लो। हैरी ने तेजी से सिर हिलाते हुए कहा। मैं ऐसा ही करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस पल प्रोफेसर टॉफ्टी बड़े हॉल की चौखट पर ओझल हुए, हैरी ने संगमरमर की सीढ़ियों पर दौड़ लगा दी। वह गलियारे से इतनी तेजी से गुजरा कि पास वाली तस्वीरें उसे बुरा भला कहने लगी। वह तूफानी रफ्तार से सीढ़ियां चढ़ा और अस्पताल के दरवाजे की झिरी से झांकने लगा। मैडम पॉमफ्री मॉन्टेग्यू के खुले मुंह में चम्मच भर चमकदार नीला काढ़ा डाल रही थी। हैरी को इस तरह झांकते हुए देखकर वे दहशत में चिल्लाने लगी। पॉटर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे प्रोफेसर मैगोनिगल से मिलना है, हैरी ने हाँफते हुए कहा। सांस उसके फेफड़ों को चीर रही थी। बहुत जरूरी है। वे यहाँ नहीं है, मैडम पॉम्फ्री ने अफसोस के साथ कहा। उन्हें आज सुबह सेंट मंगोस अस्पताल पहुंचा दिया गया है। इस उम्र में 4 स्तब्धीकरण मंत्र छाती पर पड़ना, यही क्या कम हैरानी की बात है कि वे जिंदा हैं? हैरी ने सदमे में आते हुए पूछा। वे यहाँ नहीं है? तभी कमरे के बाहर घंटी बजी। हैरी को विद्यार्थियों के गलियारे में आने की आवाज सुनाई दी। वह किसी मूर्ति की तरह खड़ा खड़ा मैडम पॉम्फ्री की ओर देखता रहा। वह दहशत में आ गया था। अब वह किसी को नहीं बता सकता था। डंबलडोर चले गए थे। हैग्रिड चला गया था, लेकिन उसे हमेशा उम्मीद थी कि प्रोफेसर मैगोनिगल वहां पर रहेंगी। शायद चिड़चिड़ी और कठोर, लेकिन उन पर भरोसा किया जा सकता था। मैडम पॉम्फ्री अपने चेहरे पर सहानुभूति का भाव लाते हुए बोली। मुझे कोई हैरानी नहीं है कि तुम्हें इस बात से सदमा पहुंचा है। उनमें से कोई भी दिन के उजाले में मिनर्वा मैगोनिगल से मुकाबला नहीं कर सकता था। कायरता, भयंकर कायरता। अगर मुझे इस बात की चिंता नहीं होती कि मेरे बिना तुम विद्यार्थियों का क्या होगा, तो मैं उसके विरोध में इस्तीफा दे देती। हाँ, हैरी ने सूनेपन से कहा। वह मुड़ा और अंधों की तरह अस्पताल से निकलकर गलियारे में पहुंच गया, जहां विद्यार्थियों की भीड़ उसे धक्का मार रही थी। उसके भीतर दहशत किसी जहरीली गैस की तरह फैल रही थी, जिससे उसका सिर घूमने लगा और वह यह नहीं सोच पा रहा था कि क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक आवाज आई। रॉन और हरमाइनी। वो एक बार फिर भागने लगा। वह बीच में आने वाले विद्यार्थियों को धक्का दे रहा था और उनके विरोध को नजरअंदाज कर रहा था। संगमरमर की सीढ़ियों पर उसने रॉन और हरमाइनी को तेजी से अपनी तरफ आते देखा। हरमाइनी सहम कर बोली। हैरी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? बीमार तो नहीं हो? रॉन ने पूछा। तुम कहाँ गए थे? मेरे साथ आओ, हैरी ने जल्दी से कहा। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वह उन्हें पहली मंजिल के गलियारे में ले गया। वह दरवाजों के भीतर झांक झांक कर देखता रहा। आखिर उसे एक खाली क्लासरूम दिख गया, जिसमें वह तेजी से घुस गया। रॉन और हरमाइनी के अंदर आने के बाद उसने दरवाजा लगा लिया और उससे टिक कर खड़ा हो गया। वोल्डेमॉर्ट ने सीरियस को पकड़ लिया है। क्या? तुम्हें कैसे? देखा है, अभी अभी, जब मैं परीक्षा में सो गया था। लेकिन लेकिन कहाँ, कैसे? हरमाइनी ने पूछा, जिसका चेहरा अब फक हो गया था। मुझे नहीं पता कैसे, हैरी ने कहा, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह कहाँ है। रहस्य विभाग में एक कमरा है जिसमें बहुत सारे शेल्फ हैं। उन शेल्फों पर कांच के छोटे गोले रखे हैं और वे लोग 97 नंबर की लाइन के सिरे पर हैं। वह सीरियस से उस चीज को निकलवाना चाहता है जो उसे वहां से चाहिए। वह उसे यातना दे रहा है, कहता है कि वह अंत में उसे मार डालेगा। हैरी ने पाया कि उसकी आवाज कांप रही थी और उसके घुटने भी। वह जाकर एक डेस्क पर बैठ गया और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। उसने उनसे पूछा, हम वहां कैसे चलेंगे? एक पल के लिए तो खामोशी छा गई। फिर रॉन बोला, कहाँ चलेंगे? हैरी ने जोर से कहा, रहस्य विभाग, सीरियस को बचाने के लिए। लेकिन हैरी, रॉन धीरे से बोला। हैरी बोला, क्या? क्या? वह यह नहीं समझ पाया कि वे दोनों उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रहे थे, जैसे वो उनसे कोई मूर्खतापूर्ण काम करने को कह रहा हो। हैरी, हरमाइनी ने थोड़ी डरी हुई आवाज में कहा। अर वोल्डेमॉर्ट वोल्डेमॉर्ट जादू मंत्रालय में बिना किसी को दिखे कैसे घुसा होगा? हैरी गरजा।
मुझे क्या मालूम, सवाल यह है कि हम लोग वहां कैसे चलेंगे। हरमाइनी ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए कहा। लेकिन हैरी, जरा सोचो, शाम के 5 बजे हैं, जादू मंत्रालय में बहुत से कर्मचारी होंगे। वोल्डेमॉर्ट और सीरियस वहां बिना किसी को दिखे कैसे घुस सकते हैं। हैरी, दुनिया में मंत्रालय इन्हीं दोनों को पकड़ने के लिए सबसे ज्यादा व्याकुल है। तुम्हें लगता है कि वे ऑर्डर से भरी इमारत में बिना किसी के पता चले घुस सकते हैं? हैरी चिल्लाया। मुझे नहीं पता, शायद वोल्डेमॉर्ट ने अदृश्य चोगे जैसी किसी चीज का इस्तेमाल किया होगा। चाहे जो हो, जब भी मैंने देखा है मुझे रहस्य विभाग हमेशा बिल्कुल खाली मिला है। हरमाइनी धीरे से बोली। तुम वहां कभी नहीं गए हो हैरी, तुमने तो उस जगह का सपना देखा है, सिर्फ सपना। मेरे सपने साधारण नहीं होते हैं, हैरी चिल्लाया और उसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए बोला। वो उसे झकझोरना चाहता था। तुम रॉन के डैडी वाले सपने के बारे में क्या कहोगी? वो कैसे सच हो गया? ऐसा कैसे हो गया कि उनके साथ हुई घटना मुझे पता चल गई? इसकी बात में दम है, रॉन ने हरमाइनी की तरफ देखते हुए धीरे से कहा। लेकिन लेकिन यह तो बड़ी असंभव सी बात है, हरमाइनी ने हताशा में कहा। हैरी, जब सीरियस हमेशा ग्रीमोर चौक में रहता है तो वोल्डेमॉर्ट सीरियस को कैसे पकड़ सकता है? रॉन ने चिंतित दिखते हुए कहा। हो सकता है सीरियस का संयम जवाब दे गया हो और वह ताजी हवा में सांस लेने के लिए बाहर आ गया हो। वह तो बाहर निकलने के लिए सदियों से छटपटा रहा था। लेकिन क्यों? हरमाइनी ने जोर देते हुए कहा। आखिर वोल्डेमॉर्ट हथियार पाने के लिए सीरियस का इस्तेमाल क्यों करना चाहता है? मुझे नहीं पता, शायद बहुत से कारण हो सकते हैं, हैरी उस पर चिल्लाया। शायद वोल्डेमॉर्ट को सीरियस के चोट पहुंचने से कोई परवाह नहीं होगी। देखो, मेरे मन में अभी अभी एक ख्याल आया है, रॉन ने बहुत धीमी आवाज में कहा। सीरियस का भाई प्राणभक्षी था, है ना? शायद उसने सीरियस को हथियार निकालने का तरीका बता दिया होगा। हैरी बोला। हाँ, और इसलिए डंबलडोर सीरियस को हमेशा घर में रहने के लिए इतने व्याकुल होंगे। देखो, मुझे अफसोस है, हरमाइनी चिल्लाई, लेकिन तुम दोनों की बातों में समझदारी नहीं दिख रही है और हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, एक भी सबूत नहीं है कि वोल्डेमॉर्ट और सीरियस रहस्य विभाग में है, रॉन ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा। हरमाइनी, हैरी ने उन्हें देखा है, हरमाइनी ने बहबित लेकिन संकल्पवान आवाज में कहा। ठीक है, मुझे सिर्फ इतना कहना है। क्या? उसने कहा। हैरी, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम, एक तरह से मेरा मतलब है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें लोगों का तारणहार बनने की प्रवृत्ति है? हैरी ने उसकी तरफ गुस्से से घूरा। और तारणहार बनने की प्रवृत्ति से तुम्हारा क्या मतलब है? देखो तुम, वह पहले से ज्यादा डरी हुई दिखने लगी। मेरा मतलब है, उदाहरण के लिए पिछले साल झील में टूर्नामेंट के दौरान मेरा मतलब है तुम्हें उस डेलाकोर लड़की को बचाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम थोड़े जोश में आ गए थे। हैरी के मन में गुस्से की तेज लहर दौड़ गई। वह इस वक्त उसे उस गलती की याद कैसे दिला सकती थी? मेरा मतलब है, यह यकीनन बहुत बहादुरी का काम था, हरमाइनी ने तत्काल कहा, जो हैरी के चेहरे पर आए भाव को देखकर सचमुच दहशत में आ गई थी। सभी को यह काम बहुत बढ़िया लगा था। बड़ी अजीब बात है, हैरी ने भींचे दांतों के बीच से कहा, क्योंकि मुझे याद है रॉन भी बोला था कि मैंने हीरो बनने में समय बर्बाद किया था। क्या तुम सोचती हो कि इस बार भी ऐसा ही है? तुम्हें लगता है कि मैं एक बार फिर हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, हरमाइनी ने आतंकित होकर कहा। मेरा यह मतलब कतई नहीं है, हैरी चिल्लाया। तो फिर जो कहना चाहती हो वो जल्दी कहो, क्योंकि हम यहाँ पर समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं यह कहने की कोशिश कर रही हूँ, वोल्डेमॉर्ट तुम्हें जानता है हैरी। वह तुम्हें ललचाने के लिए जिनी को रहस्यमय तहखाने में ले गया था। वह इसी तरह से काम करता है। वह जानता है कि तुम सीरियस की मदद करने के लिए जाओगे। यह भी तो हो सकता है कि वो बस तुम्हें रहस्य विभाग में बुलाने की कोशिश कर रहा हो। हमाइनी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसने मुझे वहां ले जाने के लिए यह काम किया है या नहीं। मैगोनिकल सेंट मंगोज़ो अस्पताल में भर्ती हैं। अब हॉगवर्ट्स में माया पंछी के समूह का कोई भी व्यक्ति नहीं बचा है जिसे हम बता सके, और हम नहीं गए तो सीरियस की मौत तय है। लेकिन हैरी, अगर तुम्हारा सपना सिर्फ सपना ही हो? हैरी कुंठा में गरजा। हरमाइनी दहशत में आकर एक कदम पीछे हट गई। तुम बात को समझ नहीं रही हो, हैरी उस पर चिल्लाया। मुझे बुरे सपने नहीं आ रहे हैं, मैं सिर्फ सपने नहीं देख रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है गुप्त विद्या का यह झमेला क्यों हो रहा था? तुम्हें क्या लगता है डंबलडोर इन सारी चीजों को देखने से मुझे क्यों रोकना चाहते थे? क्योंकि वे सच है। हरमाइनी, सीरियस फंस चुका है। मैंने उसे देखा था। वोल्डेमॉर्ट ने उसे अपने कब्जे में कर लिया है और यह बात किसी को पता नहीं है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ हम लोग ही उसे बचा सकते हैं, और अगर तुम यह काम नहीं करना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन मैं जा रहा हूँ, समझ गई? और अगर तुम्हारी याददाश्त सही हो तो तुम्हें मेरे तारणहार बनने की प्रवृत्ति से तब तकलीफ नहीं हुई थी जब मैं तुम्हें दम पिशाचों से बचा रहा था, या वो रॉन की तरफ मुड़ा, जब मैं तुम्हारी बहन को काल दृष्टि से बचा रहा था। रॉन ने गर्मी से कहा। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे कोई तकलीफ है।
लेकिन हैरी, हरमाइनी ने आवेश में कहा, डंबलडोर चाहते हैं कि तुम इन चीजों को अपने दिमाग से बाहर रखना सीख लो। अगर तुमने सही तरीके से गुप्त विद्या का अभ्यास किया होता तो इस तरह का सपना तुम्हें कभी नहीं दिखता। तो मैं ये नाटक करूं जैसे मैंने इसे देखा ही नहीं है? सीरियस ने तुमसे कहा था कि दिमाग को बंद करना सीखना तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, अगर उसे पता होता कि मैं क्या देखने वाला हूँ तो वह शायद ऐसा कभी नहीं कहता। क्लासरूम का दरवाजा खुल गया। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने मुड़कर देखा। जिनी अंदर आ गई। वह थोड़ी उत्सुक दिख रही थी। उसके पीछे लूना थी, जो हमेशा की तरह ऐसे दिख रही थी जैसे संयोग से वहां आ गई हो। हाय, जिनी ने कहा। हमने हैरी की आवाज सुन ली थी। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तुमसे मतलब, हैरी ने रूखेपन से कहा। जिनी ने अपनी भौहें उठाई। उसने शांति से कहा, मुझसे इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस सोच रही थी कि क्या मैं मदद कर सकती हूँ। नहीं, तुम कोई मदद नहीं कर सकती, हैरी ने कहा। लूना ठंडे लहजे में बोली, देखो, तुम बदतमीजी कर रहे हो। हैरी ने मनी मन उसे गाली दी और मुड़ गया। वह इस वक्त लूना लवगुड से बातचीत करने के मूड में नहीं था। ठहरो, हरमाइनी ने अचानक कहा। ठहरो हैरी, वे लोग मदद कर सकते हैं। हैरी और रॉन ने उसकी तरफ देखा। सुनो, उसने व्यग्रता से कहा। हैरी, हमें यह पता लगाना होगा कि सीरियस सचमुच मुख्यालय से गायब है। मैंने तुमसे कहा ना, मैंने उसे देखा है। हैरी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, हरमाइनी ने हताशा में कहा। मेहरबानी करके लंदन जाने से पहले जांच तो कर लो कि सीरियस घर पर है या नहीं। अगर हमें यह पता चलता है कि वह वहां नहीं है तो फिर मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करूंगी। मैं भी चलूंगी। मैं वह सब करूंगी जो उसे बचाने के लिए करना होगा। हैरी चिल्लाया। सीरियस को इस वक्त यातना दी जा रही है। हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। लेकिन अगर वह वोल्डेमॉर्ट की चाल हुई हैरी, हमें जांच तो करनी ही होगी, करनी ही चाहिए। कैसे? हैरी ने पूछा। हम ये जांच कैसे करेंगे? हमें अमृत की अंगीठी का इस्तेमाल करके उससे संपर्क करने की कोशिश करनी होगी, हरमाइनी ने कहा, जो ये सोचकर ही कांपने लगी थी। हम एक बार फिर अमृत को वहां से कहीं निकलवा लेंगे, लेकिन हमें पहरा देने वालों की जरूरत होगी। इस काम में जिनी और लूना हमारी मदद कर सकती हैं। हालांकि जिनी मामले को ठीक से समझ नहीं पाई थी, लेकिन उसने तत्काल कहा, हाँ, हम मदद कर देंगे। दूसरी तरफ लूना बोली, सीरियस से तुम्हारा मतलब स्टबी बोर्डमैन से है ना? किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। ठीक है, हैरी ने हरमाइनी से आक्रामक अंदाज में कहा। ठीक है, अगर तुम यह काम जल्दी से करने का कोई तरीका सोच सकती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, वरना मैं इसी समय रहस्य विभाग जा रहा हूँ। रहस्य विभाग? लूना ने थोड़ी हैरान देखते हुए कहा। लेकिन तुम वहां जाओगे कैसे? एक बार फिर हैरी ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, हरमाइनी ने अपने हाथ बांधते हुए और डेस्क के बीच चहलकदमी करते हुए कहा। ठीक है, देखो, हम में से एक अमरीश के पास जाकर उन्हें गलत दिशा में भेज देगा और उन्हें उनके ऑफिस से दूर रखेगा। वह उन्हें बता सकता है, मैं नहीं जानती कि पीव्स ने हमेशा की तरह इस बार भी कोई भयंकर काम कर दिया है। मैं यह काम कर दूंगा, रॉन ने तत्काल कहा। मैं उनसे कह दूंगा कि पीव्स रूपांतरण विभाग में तोड़फोड़ कर रहा है। यह उनके ऑफिस से मीलों दूर है। वैसे अगर मुझे पीव्स रास्ते में मिल गया तो मैं उससे ऐसा करने का अनुरोध भी कर दूंगा। स्थिति इतनी गंभीर थी कि हरमाइनी ने रूपांतरण विभाग में तोड़फोड़ करने की बात पर कोई आपत्ति नहीं की। उसने भुएं उठाकर चहलकदमी करते हुए कहा, ठीक है, वहां घुसते समय हमें विद्यार्थियों को उनके ऑफिस से दूर रखना होगा, वरना नागशक्ति का कोई विद्यार्थी जाकर उन्हें खबर कर देगा। लूना और मैं गलियारे के दोनों सिरों पर खड़े हो जाएंगे, जिनी ने तत्काल कहा, और विद्यार्थियों को वहां नहीं जाने की चेतावनी देंगे। हम यह बहाना बना देंगे कि वहां दम घुटने वाली गैस भरी हुई है। हरमाइनी इस बात पर काफी हैरान दिख रही थी कि जिनी ने इतना बड़ा झूठ इतनी जल्दी कैसे सोच लिया। जिनी कंधे उचकाकर बोली, फ्रेड और जॉर्ज जाने से पहले ऐसा करने की योजना बना रहे थे। ठीक है, हरमाइनी बोली। अच्छा तो हैरी, तुम और मैं अदृश्य चौकी के नीचे रहेंगे। हम चोरी छिपे ऑफिस में घुस जाएंगे और अंगीठी से तुम सीरियस से बात कर सकते हो। वह वहां नहीं है, हरमाइनी। मेरा मतलब है तुम इस बात की जांच कर सकते हो कि सीरियस घर पर है या नहीं। मैं नजर रखूंगी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहां अकेले जाना चाहिए। ली स्वर्ण खोजी भेजकर ये पहले ही साबित कर चुका है कि खिड़की एक कमजोर जगह है। हालांकि हैरी नाराज और बेसब्र था, लेकिन उसे लगा कि अमृत के ऑफिस में जाने का हरमाइनी का प्रस्ताव एकजुटता और वफादारी की निशानी है। वह बुदबुदाया, ठीक है, धन्यवाद। हरमाइनी बहुत राहत में दिख रही थी कि हैरी ने उसकी योजना मान ली थी। वह बोली, तो ठीक है, अगर हम ये सब कर भी ले तो भी मुझे नहीं लगता कि हमें 5 मिनट से ज्यादा समय मिलेगा, क्योंकि फिल्च और घटिया प्रशासकीय दस्ते के लोग घूम रहे होंगे। 5 मिनट बहुत है, हैरी ने कहा। चलो अब चलते हैं, हरमाइनी ने दहशत में दिखते हुए कहा। इस वक्त?
और क्या? हैरी गुस्से से बोला। तुम्हें क्या लगता है हम डिनर के बाद तक का इंतजार करेंगे? हरमाइनी, सीरियस को इस समय भी यातना दी जा रही है। मैं ओह, तो फिर ठीक है, उसने हताशा से कहा। तुम जाकर अदृश्य चोगा ले आओ। हम तुम्हें अम्बridge के गलियारे के कोने पर मिलेंगे, ठीक है? हैरी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कमरे से लपक कर भागा और भीड़ के बीच से रास्ता बनाने लगा। 2 मंजिल ऊपर उसे सीमस और डीन दिखे। उन्होंने उसे बताया कि वे परीक्षा खत्म होने की खुशी में हॉल में शाम से सुबह तक जश्न की योजना बना रहे हैं। हैरी ने उनकी बात अनसुनी कर दी। वह तस्वीर के छेद में से अंदर गया जब वे लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि उन्हें काले बाजार से कितनी बटर बियर खरीदनी होगी। उनकी बहस खत्म होने से पहले ही हैरी तस्वीर के छेद में से बाहर निकल गया। उसके बैग में अदृश्य चोगा और सीरियस के चाकू रखे थे। सीमस और डीन को उसके जाने का पता भी नहीं चल पाया था। हैरी, क्या तुम 2 गैलियन का चंदा देना चाहोगे? हेरोल्ड डिंगन हमें थोड़ी फायर विस्की बेच सकता है। लेकिन तब तक हैरी गलियारे में दौड़ लगा चुका था और 2 मिनट बाद ही वो सीढ़ियां कूद रहा था। रॉन, हर्माइनी, जिनी और लूना अम्बridge के गलियारे के सिरे पर एक साथ खड़े थे। ले आया, उसने हाँफते हुए कहा। तो चलने को तैयार हो? ठीक है, हरमाइनी ने फुसफुसा कर कहा जब 6th ईयर के जोर जोर से बोलते हुए विद्यार्थियों का समूह उनके पास से गुजरा। तो रॉन, तुम जाकर अम्बridge को वहां से हटाओ। जिनी, लूना, तुम दोनों गलियारे में विद्यार्थियों को आने से रोको। हैरी और मैं चोगा निकालकर रास्ता खाली होने का इंतजार करते हैं। रॉन तेजी से चला गया और उसके चमकते लाल बाल गलियारे के दूसरे छोर पर चमकते रहे। इस दौरान जिनी का उतने ही लाल बालों वाला सिर दूसरी दिशा में विद्यार्थियों के बीच जाता दिख रहा था, जिसके पीछे लूना का सुनहरे बालों वाला सिर था। वहां चलो, हरमाइनी ने हैरी की कलाई पकड़कर उसे एक खाली जगह पर खींचा, जहां एक मध्ययुगीन जादूगर का पत्थर का बदसूरत सिर एक खंबे पर बड़बड़ा रहा था। हरमाइनी बोली, क्या क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ठीक हो हैरी? तुम्हारा चेहरा भी बहुत पीला दिख रहा है। मैं ठीक हूँ, उसने कहा और अपने बैग में से अदृश्य चोगा निकाल लिया। सच तो यह था कि उसका निशान दुख रहा था, लेकिन इतनी जोर से नहीं कि वह यह समझ ले कि वोल्डेमॉर्ट ने सीरियस को मार डाला है। जब वोल्डेमॉर्ट एवरी को यातना दे रहा था, तब यह निशान इससे ज्यादा तेजी से दुख रहा था। यह लो, उसने कहा और दोनों पर अदृश्य चोगा डाल दिया। ऊपर से मूर्ति के लैटिन भाषा में बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दे रही थी। उधर जिनी भीड़ से कह रही थी, तुम वहां नहीं जा सकते। नहीं, अफसोस है, तुम्हें दूसरी तरफ वाली घुमावदार सीढ़ी से जाना होगा। किसी ने यहाँ पर दम घोटने वाली गैस छोड़ दी है। उन्हें विद्यार्थियों की शिकायत सुनाई दे रही थी। एक चिड़चिड़ी आवाज आई, मुझे तो कोई गैस नहीं दिख रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह रंगीन है, जिनी ने थोड़ा चिढ़कर कहा, ताकि उसे इस बात पर यकीन हो जाए। लेकिन इसके बाद भी अगर तुम वहां जाना चाहते हो तो शौक से जाओ। फिर तुम्हारी लाश देखकर अगले मूर्खों को हमारी बात पर यकीन हो जाएगा। धीरे धीरे उधर आने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम होने लगी। ऐसा लग रहा था कि दम घोटने वाली गैस की खबर सब तरफ फैल गई थी। अब विद्यार्थी उस तरफ नहीं आ रहे थे। जब आखिरकार पास का इलाका काफी खाली हो गया तो हरमाइनी धीरे से बोली, मुझे लगता है कि रास्ता इससे ज्यादा खाली नहीं होगा हैरी। चलो अब यह काम कर देते हैं। वे अदृश्य चोगे को ओढ़कर आगे चल दिए। लूना गलियारे के दूर वाले सिरे पर उनकी तरफ पीट करके खड़ी थी। जिनी के पास से गुजरते समय हरमाइनी फुसफुसा कर बोली, बहुत बढ़िया, इशारा मत भूलना। इशारा क्या है? हैरी बुदबुदाया जब वे अम्बridge के दरवाजे के पास पहुंचे। अम्बridge को आते देखकर वे जोर जोर से वीजली हमारा राजा है गाने लगेंगी, हरमाइनी ने जवाब दिया। हैरी ने सीरियस के चाकू को दरवाजे और दीवार के बीच की दरार में फंसाया। तत्काल ताला खुल गया और वे ऑफिस में दाखिल हो गए। बिल्ली के बच्चे शाम की धूप सेक रहे थे, जो उनकी प्लेटों को गर्म कर रही थी। लेकिन इसके अलावा ऑफिस अब भी पिछली बार की तरह ही खाली था। हरमाइनी ने राहत की सांस ली। मुझे लग रहा था कि दूसरे स्वर्ण खोजी के घुसने के बाद उन्होंने सुरक्षा कड़ी कर दी होगी। उन्होंने चोगा उतार दिया। हरमाइनी जल्दी से खिड़की के पास पहुंच गई और अपनी छड़ी बाहर निकालकर मैदान में नजरें दौड़ाने लगी। हैरी अंगीठी में झांकने लगा। उसने छू पाउडर का डब्बा उठाया और एक चुटकी भर पाउडर अंगीठी में डाल दिया, जिससे हरी लपटें उठने लगी। वह तेजी से झुका और अपना सिर लपटों में डालकर चिल्लाया, 12 नंबर ग्रिमॉल्ड चौक। उसका सिर घूमने लगा जैसे वो अभी अभी किसी झूले से उतरा हो। हालांकि उसके घुटने ऑफिस के ठंडे फर्श पर सख्ती से जमे हुए थे। घुमड़ती राख से बचने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसका सिर घूमना बंद हो गया तो उसने आंखें खोलकर देखा कि वह 12 नंबर ग्रिमॉल्ड चौक के लंबे ठंडे किचन को देख रहा था। वहां कोई नहीं था। उसे इसी बात की उम्मीद थी, लेकिन खाली किचन को देखकर उसके पेट में जो उथल पुथल हुई और दहशत की जो लहर उठी, उसके लिए वह तैयार नहीं था। सीरियस, वह चिल्लाया। सीरियस, तुम कहाँ हो? उसकी आवाज कमरे में गूंजी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ आग की दाहिनी तरफ से चींची जैसी आवाज सुनाई दी।
वहां कौन है? हैरी ने पूछा। उसे लगा कि शायद कोई चूहा होगा। क्रीचर नाम का घरेलू जिन उछलकर सामने आ गया। वो बहुत खुश दिख रहा था, हालांकि उसके दोनों हाथों में हाल ही में चोट लगी थी और उन पर भारी पट्टियां बंधी हुई थी। आग में पॉटर लड़के का सिर है, क्रीचर ने खाली किचन को बताया और हैरी को अजीब सी खुफिया विजयी निगाहों से देखा। क्रीचर सोच रहा है कि वह यहाँ क्यों आया है? हैरी ने पूछा। क्रीचर सीरियस कहाँ है? घरेलू जिन ने घरघराती हंसी के साथ जवाब दिया। मालिक बाहर गए हैं हैरी पॉटर। वो कहाँ गया है? वो कहाँ गया है क्रीचर? क्रीचर बस हंसता रहा। हैरी ने कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। वो अच्छी तरह से जानता था कि इस तरह की स्थिति में क्रीचर को सजा देना उसके वश में नहीं था। ल्यूपिन कहाँ है? बावरे नैन, उनमें से कोई भी यहाँ है? यहाँ क्रीचर के अलावा कोई नहीं है, घरेलू जिन ने खुशी से कहा और हैरी से दूर मुड़ गया। वह धीरे धीरे किचन के दरवाजे की तरफ जा रहा था। क्रीचर सोच रहा है कि अब वो अपनी मालकिन से थोड़ी बातचीत कर ले। हाँ, उसे काफी लंबे समय से मौका नहीं मिला है। क्रीचर के मालिक उसे उनसे दूर रख रहे थे। सीरियस कहाँ गया है? हैरी ने घरेलू जिन से चिल्लाकर पूछा। क्रीचर, क्या वो रहस्य विभाग गया है? क्रीचर के कदम रुक गए। हैरी को उसके सामने की कुर्सियों के पायों के बीच से उसके गंजे सिर के पिछले हिस्से की झलक भरी दिख रही थी। घरेलू जिन ने शांति से कहा, मालिक बेचारे क्रीचर को बताकर नहीं जाते कि वे कहाँ जा रहे हैं। लेकिन तुम जानते हो, हैरी चिल्लाया। तुम जानते हो, है ना? तुम जानते हो कि वो कहाँ है? एक पल के लिए खामोशी छाई रही। फिर घरेलू जिन बहुत जमकर हंसा। उसने खुशी खुशी कहा, मालिक रहस्य विभाग से कभी वापस नहीं लौट कर आएंगे। क्रीचर और उनकी मालकिन एक बार फिर अकेले रहेंगे। इसके बाद वो तेजी से आगे गया और हॉल तक जाने वाले दरवाजे में घुसकर गायब हो गया। तुम लेकिन इससे पहले कि वह कोई गाली दे पाता या अपमानजनक बात कह पाता, हैरी को अपने सिर के ऊपरी हिस्से में तेज दर्द हुआ। उसके मुंह में बहुत सी राख चली गई और उसका दम घुटने लगा। कोई उसे लपटों के पीछे की तरफ खींच रहा था। फिर उसे अपने सामने प्रोफेसर अमृत का चौड़ा पीला चेहरा दिखा, जो उसके बाल पकड़कर आग से अपनी तरफ खींच रही थी और अब उसकी गर्दन इस तरह झुकी हुई थी जैसे वह उसका गला काटने वाली हो। उन्होंने हैरी की गर्दन को और ऊपर उठाया, जिससे उसका मुंह छत की तरफ हो गया। फिर वे फुसफुसा कर बोली, तुम्हें क्या लगा था कि ऑफिस में 2 स्वर्ण खोजियों के घुसने के बाद मैं तीसरे स्वर्ण खोजी को बिना जानकारी के घुसने दूंगी? मूर्ख लड़के, इसके बाद मैंने दरवाजे के चारों तरफ गुप्त चेतावनी यंत्र लगवा दिए थे। इसकी छड़ी ले लो, उन्होंने किसी से कहा जिसे वो नहीं देख पाया। उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके दुशाले के सीने की जेब के भीतर हाथ डालकर छड़ी निकाल ली। उसकी भी। हैरी को दरवाजे के पास से झूमा झपटी की आवाज आई और वो समझ गया कि हरमाइनी की छड़ी भी छुड़ा ली गई थी। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे ऑफिस में क्यों घुसे थे, अम्बरिज ने कहा और उसके बालों को पकड़कर जोर से हिलाया, जिससे वो लड़खड़ा गया। हैरी ने कहा, मैं अपनी फायरबोल्ट लेने की कोशिश कर रहा था। झूठ है, उन्होंने उसका सिर दोबारा हिलाया। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी फायरबोल्ट कड़ी निगरानी में तहखाने में रखी है। तुम्हारा सिर मेरी अंगीठी में था। तुम किससे बात कर रहे थे? किसी से भी नहीं, हैरी ने उनसे छूटने की कोशिश करते हुए कहा। उसे महसूस हुआ कि उसके कुछ बाल उसकी खोपड़ी से उखड़ गए। झूठ है, अमृत चिल्लाई। उन्होंने उसे दूर फेंक दिया, जिससे वो जाकर डेस्क से टकराया। अब उसे दिख रहा था कि हरमाइनी को मेलिसन बलस्ट्रोड ने दीवार से टिका रखा था। मेल्फॉय खिड़की की चौखट से टिककर मुस्कुरा रहा था और हैरी की छड़ी हवा में उछालकर उसे कैच कर रहा था। बाहर हलचल सुनाई दी और नागशक्ति के कुछ लंबे तगड़े विद्यार्थी अंदर आए, जिन्होंने रॉन, जिनी, लूना और हैरी को देखकर आश्चर्य हुआ। नेविल को पकड़ रखा था। क्रैब नेविल की गर्दन पकड़े था और ऐसा लग रहा था कि उसका दम घुटने वाला था। उन चारों के मुंह में कपड़े ठूसे हुए थे। इन सबको पकड़ लिया, वॉरिंगटन बोला, जिसने रॉन को कमरे में आगे की तरफ धका दिया। उसने नेविल की तरफ अपनी मोटी उंगली दिखाते हुए कहा, इसने मुझे उसे पकड़ने से रोका। उसने जिनी की तरफ इशारा किया, जो अपने को पकड़ने वाली नागशक्ति की बड़ी लड़की के पैरों पर लात मारने की कोशिश कर रही थी। इसलिए मैं इसे भी ले आया। अच्छा किया, अच्छा किया, अम्बरिज ने जिनी को संघर्ष करते देखकर कहा। ऐसा लगता है कि अब हॉगवर्ट्स में एक भी वीजली नहीं बचेगा, है ना? मेल्फॉय चमचागिरी करते हुए जोर से हंसा। अम्बरिज आत्मसंतुष्टि से मुस्कुराई और छींट वाले कवर से ढकी कुर्सी पर बैठ गई। किसी फूलों की क्यारी में बैठी मेंढकी की तरह वे अपने कैदियों को देखकर पलकें मिचमिचाती रहीं। उन्होंने कहा, तो पॉटर, तुमने अपने जासूस मेरे ऑफिस के चारों तरफ तैनात कर दिए और इस मूर्ख को, उन्होंने रॉन की तरफ इशारा किया। मेल्फॉय और भी बहुत जोर से हंस पड़ा। मुझे यह बताने के लिए भेजा कि पीव्स रूपांतरण विभाग में हंगामा मचा रहा है, जबकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि उस वक्त वह स्कूल के टेलीस्कोप के कांच पर स्याही फैला रहा था। मिस्टर फिल्च ने मुझे उसी समय यह जानकारी दी थी।
मैं समझ गई कि तुम किसी से बातें करना चाहते हो, एल्बस डंबलडोर से, या फिर अर्धमानव हैग्रिड से, या फिर मिनर्वा मैगोनिकल से। हालांकि मैंने सुना है कि वे अब भी इतनी बीमार है कि किसी से बात नहीं कर सकती। मेलफॉय और प्रशासकीय दस्ते के कुछ अन्य सदस्य इस पर और हंसे। हैरी के मन में इतना गुस्सा और नफरत भरी थी कि वो कांपने लगा। उसने गुर्राते हुए कहा, मैं किससे बात कर रहा था, इससे आपको क्या लेना देना? अम्बरिज का ढीला चेहरा थोड़ा सख्त दिखने लगा। बहुत अच्छा, उन्होंने अपनी सबसे खतरनाक और नकली मीठी आवाज में कहा। बहुत अच्छा मिस्टर पॉटर, मैंने तुम्हें खुलकर सारी बात बताने का मौका दिया था। तुमने बताने से इनकार कर दिया। अब मेरे पास तुम्हें मजबूर करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ड्रेको, प्रोफेसर स्नेप को बुला कर लाओ। मेलफॉय ने हैरी की छड़ी अपने दुशाले में डाली और मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। लेकिन हैरी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। उसे अभी अभी एक बात का एहसास हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना मूर्ख था जो यह बात भूल गया था। उसने सोचा था कि माया पंछी के समूह के सभी सदस्य, वे सभी जो सीरियस को बचाने में उसकी मदद कर सकते थे, चले गए थे। लेकिन वह गलत था। हॉगवर्ट्स में अभी माया पंछी के समूह का एक सदस्य मौजूद था, स्नेप। ऑफिस में खामोशी थी। सिर्फ रॉन और बाकी बंधकों को काबू में रखने के लिए नागशक्ति के विद्यार्थी थोड़ी बहुत धक्का मुक्की कर रहे थे। वॉरिंगटन के प्रहार के कारण रॉन के होंठ से अम्बरिज के गलीचे पर खून टपक रहा था। जिनी अब भी 6th ईयर की उस लड़की के पैर पर कूदने की कोशिश कर रही थी जिसने उसके दोनों हाथ कसकर पकड़ रखे थे। क्रैब से आजाद होने के लिए छटपटाते नेविल का चेहरा लगातार ज्यादा बैगनी होता जा रहा था। हरपाइनी बेलिसेट बलस्टोर की पकड़ से छूटने की असफल कोशिश कर रही थी। बहरहाल लूना अपने को कैद करने वाले की बगल में चुपचाप खड़ी थी और खिड़की से बाहर निहार रही थी, मानो इन बातों से थोड़ी ऊब रही हो। हैरी ने अम्बरिज की तरफ देखा, जो उसे गौर से देख रही थी। उसने अपने चेहरे को भावीन रखने की कोशिश की। तभी बाहर के गलियारे में कदमों की आहट सुनाई दी और ड्रेको मेलफॉय ऑफिस में दाखिल हुआ। उसके पीछे स्नेप थे। स्नेप ने चारों तरफ संघर्ष करते विद्यार्थियों को उदासीनता से देखते हुए पूछा, आपने मुझे बुलाया, हेडमिस्ट्रेस? हाँ, प्रोफेसर स्नेप, अम्बरिज ने अपनी चौड़ी मुस्कान के साथ खड़े होते हुए कहा। हाँ, मुझे सत्य द्रव की एक और शीशी चाहिए, तत्काल। स्नेप काले बालों के चिपचिपे पर्दे से अम्बरिज को देखते हुए शांति से बोले, पिछली बार पॉटर से पूछताछ के लिए आपने मेरी आखिरी शीशी ले ली थी। निश्चित रूप से आपने पूरी शीशी का इस्तेमाल नहीं किया होगा। मैंने आपसे कहा था कि 3 बूंदें काफी होंगी। अम्बरिज का चेहरा लाल हो गया। आप थोड़ा और सत्य द्रव बना सकते हैं, है ना? उन्होंने कहा और उनकी आवाज में लड़कियों जैसा अंदाज आ गया, जो इस बात की निशानी थी कि वे आग बबूला थी। क्यों नहीं? स्नेप ने कहा और उनका होंठ सिकुड़ गया। इसे पकने में चंद्रमा का एक चक्कर लगता है, इसलिए इसे तैयार करने में लगभग 1 महीना लग जाएगा। 1 महीना? अम्बरिज बोली और मेंढकी की तरफ फूलने लगी। 1 महीना? लेकिन मुझे तो ये अभी चाहिए स्नेप। अभी अभी मुझे पता चला कि पॉटर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से बात करने के लिए मेरी अंगीठी का इस्तेमाल कर रहा था। सचमुच? स्नेप ने दिलचस्पी का पहला हल्का सा चिन्ह दिखाते हुए कहा और हैरी को मुड़कर देखा। अच्छा, वैसे इससे मुझे कोई हैरानी नहीं हुई है। पॉटर ने कभी भी स्कूल के नियमों का पालन करने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई है। उनकी ठंडी काली आंखें पैनी दृष्टि से हैरी की आंखों में देख रही थी। हैरी उनकी तरफ बिना पलक झपकाए देखता रहा। उसने सपने में जो देखा था उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया। वो चाहता था कि स्नेप उसके दिमाग की बात पढ़ ले, समझ ले। मैं उससे पूछताछ करना चाहती हूँ, अम्बरिज ने गुस्से से दोहराया और स्नेप हैरी से अपनी निगाह हटाकर अम्बरिज के आवेश से कांपते चेहरे को देखने लगे। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ऐसा कोई कारण दे जिससे मैं इसे जबरदस्ती सच्चाई उगलवा लूं, स्नेप ने रेशमी अंदाज में कहा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अब मेरे पास सत्य द्रव नहीं बचा है जब तक कि आप पॉटर को जहर न देना चाहें। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा करती हैं तो मुझे आपसे बहुत ज्यादा सहानुभूति होगी। तब तक मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। दिक्कत यह है कि ज्यादातर जहर इतनी तेजी से असर करते हैं कि वे अपने शिकार को सच बताने का समय ही नहीं देते हैं। स्नेप ने हैरी की तरफ देखा, जो उन्हें लगातार देखे जा रहा था। वह शब्दों के बिना अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए बेहद व्यग्र था। उसने हताशा से सोचा, वोल्डेमॉर्ट सीरियस को रहस्य विभाग में ले गया है। वोल्डेमॉर्ट सीरियस को ले गया है। तुम प्रोबेशन पर हो, प्रोफेसर अम्बरिज चिल्लाई और स्नेप ने अपनी भूही उठाकर उनकी तरफ देखा। तुम जानबूझकर मदद करने से इनकार कर रहे हो। मुझे इससे बेहतर उम्मीद थी। लूसियस मैल्फॉय हमेशा तुम्हारी तारीफ करते रहते हैं। मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ। स्नेप ने व्यंग्यात्मक तरीके से सिर झुकाया और चलने के लिए मुड़े। हैरी जानता था कि यह माया पंछी के समूह के किसी सदस्य को बताने का आखिरी मौका था और वह मौका दरवाजे से बाहर निकल रहा था। वह चिल्लाया, वह पेटफुट को ले गया है। वह पेटफुट को उस जगह ले गया है जहां वो चीज छिपी है। स्नेप ने अम्बरिज के दरवाजे के हैंडल की तरफ बढ़ते हाथ को रोक लिया। पेटफुट, प्रोफेसर अम्बरिज चिल्लाई और उत्सुकता से कभी हैरी को तो कभी स्नेप को देखने लगी।
पेट फूड कौन है? कौन सी चीज कहाँ छिपी है? स्नेप, उसकी बात का क्या मतलब है? स्नेप ने पलटकर हैरी की तरफ देखा। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हैरी यह नहीं समझ पाया कि वे बात को समझ पाए हैं या नहीं, लेकिन वह अम्बridge के सामने से ज्यादा स्पष्टता से बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया है, स्नेप ने भावहीन तरीके से कहा। पॉटर, अगर मुझे बकवास सुननी होगी तो मैं तुम्हें बकवास काढ़ा पिला दूंगा। और क्रैब, अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दो। अगर दम घुटने के कारण लॉन्ग बॉटम मर गया तो बहुत सी फालतू कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, और अगर तुम कहीं नौकरी करने के लिए आवेदन दोगे तो मुझे इस बात का जिक्र करना होगा। उन्होंने बाहर निकलने के बाद झटके से दरवाजा बंद कर दिया। अब हैरी पहले से भी ज्यादा बुरी हालत में था। स्नेप आखिरी उम्मीद थे। उसने अम्बridge की तरफ देखा। वे भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही थी। उनकी छाती गुस्से और कुंठा की वजह से फूल रही थी। बहुत अच्छा, उन्होंने कहा और अपनी छड़ी बाहर निकाल ली। बहुत बढ़िया, अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। यह स्कूल के अनुशासन से बहुत बड़ा मामला है। यह मंत्रालय की सुरक्षा का मामला है। हाँ हाँ। ऐसा लग रहा था कि वे कोई बहुत बड़ा निर्णय ले रही थी। वे अपने वजन को एक पैर से दूसरे पैर पर डाल रही थी। हैरी को घूरते समय अपनी खाली हथेली पर छड़ी ठोक रही थी और तेज तेज सांसें ले रही थी। उन्हें देखते समय हैरी छड़ी के बिना बहुत शक्तिहीन महसूस कर रहा था। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो पॉटर, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, अम्बridge ने कहा, जो अब भी उसी जगह पैर ऊपर नीचे करती रही। लेकिन कई बार परिस्थितियां इसके प्रयोग को उचित सिद्ध करती हैं। मुझे यकीन है मंत्री जी समझ जाएंगे कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मेलफॉय अपने चेहरे पर भूखे भाव लेकर उन्हें देख रहा था। अम्बridge ने धीरे से कहा, पीड़ित के हिसाब से शायद तुम्हारी जुबान थोड़ी ढीली हो जाए। नहीं, हरमाइनी चीखी। प्रोफेसर अम्बridge, यह गैर कानूनी है। लेकिन अम्बridge ने हरमाइनी की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। उनके चेहरे पर एक बुरा सा उत्सुक रोमांचित भाव था, जिसे हैरी ने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई। हरमाइनी ने चिल्लाकर कहा, प्रोफेसर अम्बridge, मंत्री जी यह नहीं चाहेंगे कि आप कानून तोड़ें। कॉर्नेलियस को जो बात पता नहीं चलेगी उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, अम्बridge ने कहा, जो अब थोड़ी हाँफ रही थी और हैरी के शरीर के अलग अलग अंगों की तरफ अपनी छड़ी करके यह फैसला करने की कोशिश कर रही थी कि इस मंत्र से सबसे ज्यादा कष्ट कहाँ पहुंचेगा। उन्हें कभी इस बात का पता नहीं चला कि पिछली गर्मियों में मैंने पॉटर पर दम पिशाचों से हमला करवाया था, लेकिन पॉटर को बाहर निकालने का मौका पाकर वे खुश हुए थे। तो यह काम आपने किया था, हैरी ने कहा। आपने मेरे पीछे दम पिशाच भेजे थे। किसी ना किसी को तो कुछ करना ही था, अम्बridge ने कहा, जब उनकी छड़ी हैरी के माथे के निशान की तरफ ठहर गई। वे सभी लोग तुम्हें किसी न किसी तरह खामोश करने के बारे में, तुम्हें अविश्वसनीय बनाने के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन मैं ही अकेली ऐसी थी जिसने इसके बारे में सचमुच कुछ किया। लेकिन तुम उससे बच निकले, है ना पॉटर? लेकिन आज नहीं, अब नहीं। और वे एक गहरी सांस खींचकर चिल्लाई, पी नहीं। हरमाइनी मिलेसेंट बालस्टोड के पीछे से जोर से चिल्लाई, नहीं हैरी, हमें उन्हें बताना होगा। कभी नहीं, हैरी चिल्लाया और उसने हरमाइनी के उतने हिस्से को देखा जितना उसे दिख सकता था। हैरी, हमें ऐसा करना ही होगा। वे तुम्हें वैसे भी मजबूर कर देंगी। इससे क्या फायदा? इससे इससे क्या फायदा होना है? हरमाइनी मिलेसेंट बालस्टोड के दुशाले के पिछले हिस्से में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। मिलेसेंट ने अब उसे दीवार से टिकाना छोड़ दिया और उसे हिकारत से देखती हुई उससे दूर हट गई। वाह वाह, अम्बridge ने विजयी दिखते हुए कहा। हमेशा सवाल पूछने वाली लड़की आज जवाब दे रही है। चलो लड़की, बताओ। हरमाइनी नहीं, रॉन अपने मुंह में ठूसे कपड़े के बीच से बोल पड़ा। जिनी हरमाइनी को ऐसे घूर रही थी जैसे उसने उसे पहले कभी नहीं देखा हो। नेविल का दम घुटा जा रहा था, लेकिन वह भी उसी की तरफ देख रहा था। बहरहाल हैरी ने देखा कि बुरी तरह सुबकने के बावजूद हरमाइनी की आंखों में आंसुओं का नामो निशान तक नहीं था। तुम लोग मुझे मुझे माफ करना, हरमाइनी ने कहा, लेकिन अब यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सही कहा लड़की। अम्बridge ने हरमाइनी का कंधा पकड़कर उसे अपनी खाली की हुई कुर्सी पर बिठा दिया और झुककर उससे पूछने लगी, तो फिर बताओ, पॉटर अभी अभी किससे बात कर रहा था? देखिए, हरमाइनी ने अपने हाथों में सुबकते हुए कहा, देखिए, वह प्रोफेसर डंबलडोर से बात करने की कोशिश कर रहा था। रॉन स्तब्ध रह गया और उसकी आंखें बाहर को निकल पड़ी। जिनी ने नागशक्ति की लड़की के पंजों पर पैर पटकने की कोशिश छोड़ दी। यहाँ तक कि लूना भी थोड़ी हैरान दिखने लगी। सौभाग्य से अम्बridge और उनके चेलों का पूरा ध्यान इस तरफ हरमाइनी पर केंद्रित था, इसलिए वे संदेह के इन लक्षणों को नहीं देख पाए। डंबलडोर, अम्बridge ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर तुम लोग जानते हो कि डंबलडोर कहाँ है? नहीं, हरमाइनी ने सुबकते हुए कहा, हमने छू मंतर गली की रिश्ती कढ़ाई में कोशिश की थी और थ्री ब्रूम स्टिक तथा हॉग्सहेड में भी।
मूर्ख लड़की, जब पूरा मंत्रालय डंबलडोर की खोज में जुटा है तो वह किसी शराब खाने में कैसे बैठ सकते हैं? अम्बरीश चिल्लाई और उनके चेहरे की हर ढीली लकीर में निराशा स्पष्ट दिख रही थी। लेकिन लेकिन हमें उन्हें एक महत्वपूर्ण बात बतानी थी, हरमाइनी चिल्लाई और उसने चेहरे पर हाथ रख लिए। हैरी जानता था कि वह ऐसा दुख के कारण नहीं कर रही थी, बल्कि आंसुओं की कमी को छिपाने के कारण कर रही थी। हाँ, अम्बरीश ने दोबारा रोमांचित होते हुए पूछा। तुम लोग उन्हें क्या बताना चाहते थे? हरमाइनी बोली। हम उन्हें उन्हें बताना चाहते थे कि यह तैयार हो गया है। क्या तैयार हो गया है? अम्बरीश ने पूछा और उन्होंने दोबारा हरमाइनी के कंधे पकड़कर उसे झकझोर दिया। लड़की, क्या तैयार हो गया है? हथियार, हरमाइनी बोली। हथियार? अम्बरीश बोली और उनकी आंखें रोमांच से बाहर निकल पड़ी। तुम लोग किस तरह का हथियार बना रहे हो? ऐसा हथियार जिसका उपयोग मंत्रालय के खिलाफ कर सको, जाहिर है डंबलडोर के आदेश पर। हाँ, हरमाइनी ने आ बढ़ते हुए कहा, लेकिन इसके पूरा होने से पहले ही उन्हें जाना पड़ा और अब हमने इसे पूरा बना लिया है। हम उन्हें ये बात बताना चाहते थे लेकिन वे हमें मिल नहीं पाए। ये कैसा हथियार है? अम्बरीश ने रूखेपन से पूछा। उनके हाथों ने अब भी हरमाइनी के कंधे कसकर पकड़ रखे थे। हम हम दरअसल नहीं जानते कि यह कैसा है, हरमाइनी ने जोर से सुबकते हुए कहा। हमने तो वही किया जो प्रोफेसर डंबलडोर ने हमसे करने को कहा था। अम्बरीश बहुत खुश होकर सीधी खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, मुझे हथियार के पास ले चलो। मैं इन लोगों को नहीं दिखाऊंगी, हरमाइनी ने तीखी आवाज में अपनी उंगलियों से नागशक्ति के विद्यार्थियों को देखते हुए कहा। प्रोफेसर अम्बरीश रूखेपन से बोली, तुम शर्त रखने की स्थिति में नहीं हो। ठीक है, हरमाइनी एक बार फिर अपने हाथों में सुबकते हुए बोली। ठीक है, तो फिर उन्हें भी देख लेने दें। मुझे उम्मीद है कि वे इसका इस्तेमाल आप पर करेंगे। दरअसल मैं चाहती हूँ कि आप बहुत से लोगों को वहां पर ले चलें ताकि आपको उसका परिणाम भुगतना पड़े। ओह, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब पूरा स्कूल जान जाएगा कि हथियार कहाँ है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फिर अगर कोई आपसे नाराज होगा तो वह आपको ठिकाने लगा देगा। इन शब्दों का अमरीश पर बहुत ज्यादा असर हुआ। उन्होंने जल्दी से संदेह के भाव से अपने प्रशासकीय दस्ते की तरफ देखा। उनकी बाहर निकलती आंखें एक पल के लिए मेलफॉय पर पड़ी, जिसके चेहरे पर उत्सुकता तथा लोभ के भाव आ गए थे और वह समय रहते उन्हें नहीं छिपा पाया था। अमरीश ने हरमाइनी को पल भर के लिए घूरा, फिर उन्होंने कोमल आवाज में कहा, ठीक है बेटा, तो फिर सिर्फ तुम और मैं ही चलते हैं और हम पोर्टर को भी ले चलते हैं, ठीक है ना? चलो अब उठो। मेलफॉय उत्सुकता से बोला। प्रोफेसर अम्बरिज, मुझे लगता है कि आपकी हिफाजत के लिए दस्ते के कुछ सदस्यों को भी साथ चलना चाहिए। मैं मंत्रालय की अधिकारी हूँ मेलफॉय। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिना छड़ी वाले दो किशोरों को अकेले नहीं संभाल सकती? अम्बरिज ने तीखी आवाज में कहा। वैसे भी मुझे लगता है कि स्कूल के बच्चों को यह हथियार नहीं देखना चाहिए। तुम लोग मेरे लौटने तक यहीं रुकना और ध्यान रखना कि इनमें से कोई भी, उन्होंने रॉन, जिनी, नेविल और लूना की तरफ इशारा किया, भाग न पाए। मेलफॉय ने थोड़ा चिढ़कर निराशा से कहा, ठीक है, और तुम दोनों मेरे आगे चलकर मुझे रास्ता दिखाओ। अम्बरिज ने अपनी छड़ी हिलाकर हैरी और हरमाइनी को इशारा किया। चलो।